मैं हूँ किरण बेदी। हमेशा सुनो रेडियो उड़ान। आज ही अपने मोबाइल फोन पर ऐप स्टोर या फिर प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए रेडियो उड़ान का ऑफिशियल ऐप या फिर लॉग ऑन कीजिए www.radioudan.com। सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। या दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं दानिश महाजन बदलता दौर टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। आज हम एक बेहद खास पर्सनालिटी के साथ बात करेंगे और उनके कुछ प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करेंगे, उनकी लाइफ के बारे में बात करेंगे और क्या प्रोजेक्ट्स लेके वो आगे बढ़ रहे हैं। ये पर्सनालिटी काफ़ी फेमस हैं, काफ़ी यंग हैं, आप सभी इनके नाम से भली भांति परिचित हैं। इनको अभी हाल ही में क्वीन लीडर अवार्ड भी मिला है और नैब की ओर से भी एलुमनाई अवार्ड इनको मिला है। तो आपको पता चल गया होगा मैं किन से बात कर रहा हूं अभी। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम मिस्टर कार्तिक सोने, जो काफी यंग है, अभी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में बैचलर इन सीएस कर रहे हैं और साथ ही साथ एक छोटी सी उम्र में काफी ये प्रोजेक्ट्स को भी रन कर रहे हैं। तो काफी लोगों का कम्युनिटी में मानना है कि ये कम्युनिटी के लिए भी काफी इनका जो कंट्रीब्यूशन रहेगा आने वाले टाइम में भी, क्योंकि इनका ऑलरेडी पैशन हम देख रहे हैं कि कम्युनिटी में बढ़ता जा रहा है। सिंगल हैंडेडली ये सब कुछ मैनेज कर रहे हैं, स्टडी भी कर रहे हैं, प्रोजेक्ट भी रन कर रहे हैं। तो कार्तिक साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सीधा अमेरिका से हमारे साथ ये लाइव जुड़ रहे हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। कार्तिक, ये बैचलर्स भी चल रहे हैं, साथ साथ काफी प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं, इतना टाइम मिल जाता है? हमने तो सुना अमेरिका में वो स्टडी बहुत हार्ड होती है, टाइम नहीं मिलता। आई थिंक टाइम कई बार नहीं भी मिलता है, लेकिन क्योंकि मेरा पैशन है तो टाइम अपने आप बनाना पड़ता है और बन जाता है। तो जो फ्री टाइम मिलता है पढ़ाई से, उसके अंदर प्रोजेक्ट्स के बारे में सोचने को और एक्चुअली एक्सिक्यूट करने को मिल जाता है। हम आपसे बात करेंगे आपका जो नेक्स्ट बिलियन प्रोजेक्ट है उसके बारे में भी और स्टेम एक्सेस के बारे में भी। इससे पहले हम थोड़ा सा आगे बढ़े, थोड़ा सा आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में जानना चाहता हूं कि आपने स्टडी कहाँ से की है इनिशियली और क्या आपको इतना पैशन कहाँ से आया? तो मैंने शुरुआत की थी नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड, जो कि दिल्ली में है, नैब दिल्ली, वहाँ से। तो वहाँ पर मैंने लगभग 3 साल बिताए, जो बेसिक ओरिएंटेशन, मोबिलिटी ट्रेनिंग और ब्रेल, कंप्यूटर, ये सब सीखा। और क्लास 1 में उन्होंने मुझे एक मेन स्ट्रीम स्कूल में इंटीग्रेट कर दिया। तो मैंने अपने पहले 5 साल DPSC स्तर कैलाश और फिर RK पुरम में अपनी स्कूलिंग की। और आई थिंक वो दिन बहुत ही अच्छे थे। मैं बहुत लकी था कि बहुत ही इंक्लूसिव एटमॉस्फेयर था, टीचर्स बहुत सपोर्टिव थे, पेरेंट्स ऑफ कोर्स हेल्प करने के लिए बिल्कुल हमेशा रेडी रहते थे। तो वो एक काफ़ी अच्छा दौर था। सब चीज़ों में पार्टिसिपेट करता था, पेंटिंग कॉम्पिटिशन्स, एनीथिंग एंड एवरीथिंग। और उसी दौरान मेरे कुछ ऐसे दोस्त बने जो कि मैथ और साइंस में बहुत पैशनेट थे, बहुत एक्साइटेड थे, और हम लोग अच्छे दोस्त बन गए। और उन्हीं की वजह से मेरा मैथ साइंस में मेरी रुचि काफ़ी बढ़ने लगी, कंप्यूटर साइंस में मेरे काफ़ी इंटरेस्ट आने लगा और मैं काफ़ी सारे कॉम्पिटिशन्स और कंपेरेटिव एग्जाम्स में पार्टिसिपेट करने लगा, जिसकी वजह से मेरी नॉलेज काफ़ी बढ़ी और काफ़ी अवार्ड्स जीता। बहुत अच्छा सब कुछ चल रहा था। और 10th में मुझे चूज़ करना था स्ट्रीम, तो उस समय पर साइंस देता नहीं था CBSE, तो उसके लिए थोड़ी सी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। ऑलमोस्ट 9 महीने उन्हें कन्विंस किया, तो फाइनली फिर साइंस पढ़ने को मिला। और 11th-12th में मैंने साइंस पढ़ी। काफ़ी चैलेंजेस थे, कोई भी बुक एक्सेसिबल नहीं थी, तो सारी बुक्स खुद टाइप करनी पड़ती थी। लैब कैसे करना है ये फिगर आउट करना पड़ता था, डायग्राम्स को कैसे समझा जाए, ग्राफ्स को कैसे समझा जाए, ये सब फिगर आउट करना पड़ता था। लेकिन कुछ काफ़ी सपोर्ट मिला, टीचर्स ने हेल्प किया, खुद के कुछ सॉफ्टवेयर बनाए, कन्वेंशंस बनाई। तो उसकी वजह से 11th-12th में मैंने पास किया। हाँ, दिक्कत ये आई कि अब आगे क्या किया जाए। 11th-12th तो पढ़ लिया, अब यूनिवर्सिटी में क्या करा जाए। तो 10th में ही मैंने IIT से, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि देश के सबसे अच्छे टेक्निकल स्कूल माने जाते हैं, वहाँ पर बात करनी शुरू कर दी थी कि क्या सुविधाएं हैं, अगर मैं ब्लाइंड हूँ तो क्या मैं एग्जाम दे पाऊंगा कि नहीं। और
पहले तो सबसे पहला उनका आंसर था नहीं, अगर आप क्वालिफाई कर भी लेंगे तो भी हम आपको नहीं लेंगे। ऑफ कोर्स ये तो ग्रोस डिस्क्रिमिनेशन है और ऐसा हो नहीं सकता। सो फाइनली वो मान गए, लेकिन जो मुझे कुछ सुविधाएं चाहिए थी एग्जाम देने के लिए वो मुझे कभी मिली नहीं। जैसे कि जो डायग्राम वाले क्वेश्चंस थे उनके बदले में वो या तो ना वो उन्हें टैक्टाइल डायग्राम्स बनाने के लिए तैयार थे, ना उनकी जगह दूसरे प्रश्न देने के लिए तैयार थे, और ना ही कुछ और प्रोविजन करने के लिए तैयार थे। और जो मेरा रीडर होता वो एक ऐसा स्टूडेंट होता जिसने आज तक कभी साइंस पढ़ी नहीं है। और साइंस में बहुत सारे ऐसे टेक्निकल टर्मिनोलॉजी, बहुत से सिंबल्स ऐसे होते हैं जो एक स्टूडेंट नहीं बता सकता है जिसने साइंस ना पढ़ी हो ठीक से। तो उस काफी दिक्कत आने वाली थी। तो काफी ट्राई किया, इनफैक्ट फाइनली केस हाई कोर्ट भी गया जहाँ से कुछ रिलीफ मिला। लेकिन तब तक मुझे ये बात समझ में आ चुकी थी कि बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, और दिक्कतों से ज्यादा लोगों का एटीट्यूड बहुत ज्यादा डिस्करेजिंग था। और इसीलिए मैं इंटरनेशनल एडमिशंस के बारे में सोचने लगा, और मैंने अमेरिका के कई यूनिवर्सिटीज में अप्लाई किया। और 2013 में मुझे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप के साथ एडमिशन मिला। You gave GMAT or you just gone through? No, so for undergrad you have to take the SAT, which is basically the GMAT equivalent. So SAT दिया, for the regular application, standard application जो होती है वो submit की। और अच्छा, दो चीजें यहाँ पर मैं जानना चाहता हूँ, फिर मैं आपके प्रोजेक्ट्स की ओर बढ़ूंगा। एक तो ये काफी फेमस है आपके बारे में कि आपने जो अपने एग्जाम दिए थे वो खुद टाइप करके दिए थे, तो ये आपने कैसे कन्विंस किया और क्या ये रियलिटी है? और दूसरी बात ये जानना चाहता हूँ कि जैसे आपकी तरह और भी काफ़ी लोग हैं जिनको अपने मनपसंद के सब्जेक्ट नहीं मिलते हैं, और जैसे आपने 9 महीने कन्विंस किया साइंस लेने के लिए, तो स्टूडेंट्स को कैसे कन्विंस करना होगा, बोर्ड को कैसे कन्विंस किया आपने? राइट, सो मैंने अपने एग्जाम्स खुद कंप्यूटर पे टाइप करके दिए, इंक्लूडिंग बोर्ड एग्जाम्स। मैं काफ़ी लकी था कि क्लास के सेकेंड क्लास से मैंने कंप्यूटर का यूज़ शुरू कर दिया था। तो I think except for हिंदी मैंने स्कूल में कभी भी टेस्ट रीडर या राइटर का यूज़ नहीं किया है आज तक। एंड एक्चुअली वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। इतना आसान नहीं था कंप्यूटर पे एग्जाम देना, काफ़ी ग्लिचेस हुए, काफ़ी चैलेंजेस फेस करने पड़े, स्पेशली 12th के बोर्ड एग्जाम्स में। So दिक्कतें आई, लेकिन ओवरऑल आई थिंक द एक्सपीरियंस वाज पॉजिटिव। कैसे, मतलब मैं लिसनर्स को जानना चाहता हूँ, अगर वो भी देना चाहें तो उनको किस तरह से, किसको परसुएड करना है, बोर्ड को लिखना है, किस तरह करना है? सो अब ये CBSE का ये रूल है कि अगर आप चाहें तो आप कंप्यूटर पे एग्जाम दे सकते हैं। तो उस समय पर मैं एक ग्रुप का पार्ट था, यंग वॉइसेस, जो कि आपके शो पे पहले एक बार आया था, राइट। सो उस ग्रुप ने CBSE के साथ टेकअप किया कि ब्लाइंड स्टूडेंट्स को कंप्यूटर पे एग्जाम देने की अनुमति होनी चाहिए। और उस समय पर ये रूल था कि दिल्ली के अंदर सिर्फ होगा, और काफी और भी कुछ प्रोविजंस थे। तो फिर फाइनली आई थिंक 2011-12 की बात है कि हमने कहा कि नहीं, पहली बात तो दिल्ली में नहीं, पूरी इंडिया में ये सुविधा होनी चाहिए। तो अब आप कहीं पर भी हो, आप बोर्ड का एग्जाम, CBSE की बात कर रहा हूँ मैं, CBSE का आप एग्जाम कंप्यूटर पर दे सकते हो, कोई रूल की, कोई परमिशन की जरूरत नहीं है। जब आप बोर्ड के लिए रजिस्टर करते हैं, वहां पर उस फॉर्म के अंदर एक आपको इंडिकेट करना होता है कि आप कंप्यूटर पे एग्जाम देना चाहते हैं। ठीक है। तो आई थिंक द ओनली प्रॉब्लम है कि आपको जो टेस्ट पेपर है वो एज अ सॉफ्ट कॉपी अभी नहीं मिलता है, वो वहां पर स्कैन किया जाता है, जो कि इंग्लिश और अदर सब कुछ सब्जेक्ट्स के लिए ठीक है। लेकिन जब आप बात करते हैं मैथ और साइंस की, तो हमें पता है कि स्कैनिंग टेक्नोलॉजीज, OCR टेक्नोलॉजी किसी तरह काम नहीं करती हैं। तो वो कुछ दिक्कतें थी, बट आई थिंक ओवरऑल काफी एक पॉजिटिव और एम्पावरिंग एक्सपीरियंस था। दैट्स फाइन, ये नॉलेज काफी लोगों को इससे बेनिफिट मिलेगा, आपने जो बात शेयर किया। ओके, दूसरे एस्पेक्ट पे आते हैं कि आपने कैसे परसुएट किया साइंस और मैथ, साइंस को लेने के लिए। सो अगेन आई थिंक मैं कुछ लकी हुआ कि जो मेरे स्कूल प्रिंसिपल थे वो CBSE के चेयरमैन को पर्सनली जानते थे। तो एक बार जब इन्वेस्टिचर सेरेमनी, जब टॉपर्स को अवार्ड्स मिलते हैं, तब वो एज अ चीफ गेस्ट आए मेरे स्कूल में, और लकीली तब मैं ओवरऑल टॉपर भी था और हर एक सब्जेक्ट के अंदर मैं टॉपर था। तो उन्होंने मौके का फायदा उठाया, मेरे स्कूल वालों ने भी, और इमीडिएटली सेरेमनी के बाद मुझे उसके पास ले गए, उनके पास, और बोलते हैं कि सर आप बताइए, अगर इसको साइंस ना दे तो किसको साइंस दें फिर हम। सो वो एक काफी अच्छा रहा। उसके बाद से भी मुझे काफी लेटर्स लिखने पड़े। आई थिंक मैंने ऑलमोस्ट 20 से ज्यादा लेटर्स CBSE को लिखे,
बार बार समझाते हुए कि मैं सचमुच कैसे मैनेज करूंगा, उन्हें हजार बातों का डर था। कुछ एनजीओज स्पेशली मेरे लिए उन्होंने एडवोकेट किया, वो लोग उनसे मिले और समझाया कि कैसे काम किया नाम जाता ले है। लीजिए उन एनजीओ का, वो खुश हो जाएंगे। ज्यादातर लोग तनकीद करते हैं एनजीओ की। हाँ, आई थिंक XRCVC काफी ज्यादा सपोर्टिव था। इनफैक्ट वो लोग मुंबई से दिल्ली आए बात करने के लिए, सो बिग थैंक्स टू देम। और भी काफी ज्यादा सपोर्ट डिफरेंट लोगों से मिला। अभी So- अब ले सकते हैं सारे लोग, अगर चाहें तो वो साइंस ले सकते हैं, जो सिर्फ वो आपको रिलैक्सेशन दी गई? नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था। पहले सिर्फ मुझे कह रहे थे कि मैं अपनी परमिशन यूज करके आपको दे देता हूँ, एंड आई वाज वेरी अगेंस्ट दिस। मैंने कहा क्या कोई एहसान कर रहे हो मुझ पर कि मुझे दे रहे हो? आई नीड दिस थिंग टू बी अ रूल फॉर एवरीवन। तो फाइनली 2010 में रूल था कि अब कोई भी स्टूडेंट इंडिया में साइंस ले सकता है, और अगर आप साइंस लेते हैं तो जो क्वेश्चंस हैं जहां पर डायग्राम्स आते हैं उनके बदले में आपको दूसरे क्वेश्चंस दिए जाएंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायोलॉजी में। और जो प्रैक्टिकल्स हैं उनके बदले में आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए जाएंगे, वाइवा दिया जाएगा, और बेसिकली कुछ ऐसे तरीके उन्होंने डिवाइस किए हैं जिससे आपका जो अगर आप एक्सपेरिमेंट्स नहीं भी कर सकते तो भी आपका ठीक है वैल्यूएशन हो सके। अच्छा, मैथ के बारे में भी ये मैथ भी ले सकते हैं आप? मैथ भी ले सकते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायोलॉजी। ओके, तो अब हम बात करते हैं आपके जो नया आपने प्रोजेक्ट नेक्स्ट बिलियन लॉन्च किया है, ये क्या है, इसकी जरूरत क्यों आई? राइट, मैं थोड़ा सा शुरू करता हूँ एक्चुअली स्टेम एक्सेस से, क्योंकि वहां से फिर कहानी आगे बढ़ती है नेक्स्ट बिलियन की तरफ। ठीक है, ओके। सो बेसिकली जब मैं स्टैनफोर्ड आया तो मैंने रियलाइज किया कि हर कोई अमेरिका नहीं आना चाहता, और इंडिया के अंदर सिचुएशन चेंज होनी चाहिए। तो मैं IIT के साथ काम करता रहा, इंस्टीट्यूट से बात करता रहा कि कैसे किया जाए, क्या किया जाए। लकीली यहाँ पर मीडिया का भी कुछ रोल थोड़ा बहुत अच्छा रहा कि IIT का जब मेरा जो भी प्रॉब्लम हुआ, थोड़ा सा प्रेस अटेंशन मिला, जिसकी वजह से कुछ सीनियर ऑफिशियल्स ने कांटेक्ट किया समझने के लिए एट दैट पॉइंट कि क्या गलती हुई, कैसे कर सकते थे, क्या हो सकता था। तो उससे मुझे कुछ समझाने को मौका मिला कि जो मैं मांग रहा था वो बहुत ही रीजनेबल रिक्वेस्ट थी। उसके बाद उन्होंने अपने रूल्स चेंज किए, और कुछ स्टूडेंट्स ने साइंस लेना शुरू कर दिया। और प्रॉब्लम अब ये आ गई कि मुझे काफी ज्यादा सपोर्ट मिला मेरे पेरेंट्स, टीचर्स से, और कुछ टेक्नोलॉजी का काफी अच्छा सपोर्ट था शुरू से। लेकिन बहुत स्टूडेंट्स के पास ऐसा सपोर्ट नहीं था। कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स थे जो कि अभी जिन्होंने अपना विजन खोया था, तो उन्हें कैसे हेल्प किया जाए। और जो मैंने एक्स्ट्रा एफर्ट किया, जैसे मैंने बताया कि मुझे सारी बुक्स टाइप करनी पड़ती थी, कैसे ये इंश्योर किया जाए कि उन्हें अब ये दोबारा नहीं करना पड़ेगा और मैं उनको अपने बुक्स शेयर करूं, या फिर जितने भी रिसोर्सेज हैं वो सब प्रोवाइड करवाऊं। इसलिए मैंने प्रोजेक्ट स्टेम एक्सेस लॉन्च किया कि इन लोगों को मेंटरिंग करके एक कम्युनिटी बनाई जाए जहां पर सारे रिसोर्सेज शेयर किए जा सकें, पूल किए जा सकें, और साथ ही साथ सरकार के साथ काम किया जा सके, डिफरेंट इंस्टीट्यूट के साथ काम किया जा सके कि अगर स्टूडेंट कॉलेज में पहुंच भी जाए, सिर्फ एडमिशन तक बात खत्म नहीं हो जाती है। एडमिशन के बाद क्या होगा? अंदर स्टूडेंट इंजीनियरिंग करने जा रहा है तो उसके लिए आपको प्रॉपर प्रोविजंस करने पड़ेंगे कि उसका कॉलेज में भी एक अच्छा एक्सपीरियंस रहे। तो जब मैं स्टैनफोर्ड आया तो मैंने ये रियलाइज किया कि यहाँ पर बहुत सारी ऐसी सर्विसेज हैं जो कि इतनी महंगी नहीं है और जो कि इंडिया में आसानी से यूज की जा सकती हैं। बहुत से तरीके हैं जिसके बारे में हमें पता नहीं है, जो कि जो लोग मैथ, साइंस या इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं उन्हें काफी मदद मिल सकती है। तो एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म था कि इन बच्चों के साथ, इन स्टूडेंट्स के साथ ये सब बातें शेयर की जाएं, इन्हें गाइड किया जाए। तो मैंने काफी स्टूडेंट्स को मेंटर किया, लगभग मैं कहूँगा 7 से 8 स्टूडेंट्स जिन्होंने साइंस लिया। कुछ XRCVC के साथ एक्चुअली मैंने काफी काम किया, मैथ और साइंस वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज की, और पेरेंट्स के लिए भी, स्पेशल एजुकेटर्स के लिए भी, टीचर्स के लिए भी, ताकि उन्हें बताया जा सके कि मैथ और साइंस कैसे पढ़ाया जा सकता है। और साथ ही साथ कुछ चेन्नई में, दिल्ली में भी कुछ वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज की, हैंड्स ऑन वर्कशॉप्स, ताकि लोगों का साइंस में इंटरेस्ट डेवलप हो सके। तो बेसिकली आप कह रहे हैं कि जो स्टेम सेल है उसका जो मकसद है वो लोगों को साइंस और मैथ के लिए एनकरेज करना है बेसिकली, या और साथ ही साथ उनको गाइड करना है, मेंटर करना है जो ऑलरेडी ले चुके हैं। ये कब लॉन्च किया था आपने स्टेम सेल? ये स्टेम एक्सेस, सॉरी, ये स्टेम एक्सेस की बात है। स्टेम एक्सेस 2013 में लॉन्च हुआ था। 13 हुआ था। अभी तक कितने लोगों को आपने गाइड किया है, एनकरेज किया है? आई थिंक लगभग 7-8-9 लोग होंगे
जिनमें से कई इस समय देश के बेस्ट इंजीनियरिंग स्कूल्स में पढ़ाई कर रहे हैं। तो आप बता रहे हैं कि काफी लोगों को आपने अभी तक गाइड किया है। जी। तो अभी कार्तिक, हम ये जानना चाहते हैं कि ये जो स्टेम एक्सेस है, ये आपको कैसे लोग आपके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं और कैसे आप मार्केटिंग करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो शुरू से ही मेन स्ट्रीम स्कूल्स में पढ़ते हैं, तो उन लोगों को कई लोग ढूंढते होंगे, उनको पता नहीं चलता होगा, तो बहुत आप कैसे लोग आपसे कांटेक्ट करें और कैसे करते हैं? जनरली लोग एनजीओ के थ्रू मुझे कांटेक्ट करते हैं। तो काफी एनजीओ को इसके बारे में पता है, और अगर लोग चाहें तो जनरली फिर ये है कि लोग मुझे डायरेक्टली ईमेल कर देते हैं। फिलहाल ऐसे ही चल रहा है कि लोगों को मेरे बारे में कहीं से पता चलता है और वो लोग मुझे पर्सनली कांटेक्ट करते हैं। हम लोग सोच रहे हैं कि मैं सोच रहा हूँ कि इन द फ्यूचर एक अलग से पूरा पोर्टल पे मैं काम कर रहा हूँ इनफैक्ट अभी, जो इसे काफी ज्यादा आसान बना देगा, जहाँ पर डायरेक्टली लोग मुझे थ्रू अ फॉर्म कांटेक्ट कर पाएंगे। लेकिन फिलहाल ईमेल्स और एनजीओस के थ्रू होता है। अपनी एक बार ईमेल अनाउंस कर दें। जी, SAWHNEY.KARTIK@gmail.com। आपको आई थिंक ये अवार्ड भी जो यंग क्वीन लीडर अवार्ड मिला था, इसी के लिए मिला था, राइट? जी, एक्चुअली कॉम्बिनेशन ऑफ थिंग्स। ऑफ कोर्स प्रोजेक्ट स्टेम एक्सेस एक काफी इंपॉर्टेंट पोर्शन था, बट मैंने इसके अलावा भी काफी डिसेबिलिटी एडवोकेसी इंडिया में और अमेरिका में, कुछ मैंने यूएन के साथ भी काफी काम किया है अमेरिका आने के बाद। तो उन सब चीजों को मिलाकर उन्होंने 60 लोगों को सिलेक्ट किया था क्वींस यंग लीडर्स अवार्ड के लिए। तो जून में मुझे यूके जाने का मौका मिला और एक 10-day रेजिडेंशियल प्रोग्राम था। वहां पर काफी सीखने को मिला और काफी लोगों से मिलने को मिला और क्वींस अवार्ड मिला। ये टाइटल बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं आपके प्रोजेक्ट के। कोई खास वजह? स्टेम एक्सेस, नेक्स्ट बिलियन, इससे पहले आपकी वेबसाइट बहुत खतरनाक थी। So I think STEM का मतलब है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स, और ये काफी एक्चुअली वेल एक्सेप्टेड टर्म है। तो हम लोग स्टेम को एक्सेसिबल बनाना चाहते हैं, तो वहां से स्टेम एक्सेस आता है। और नेक्स्ट बिलियन इसलिए क्योंकि स्टैटिस्टिक्स कहते हैं कि इस समय 1.27 बिलियन है पीपल विद डिसेबिलिटीज अक्रॉस द वर्ल्ड, और हम ये चाहते हैं कि इतना पोटेंशियल है कि ये जो बिलियन लोग हैं, ये एक्चुअली नेक्स्ट बिग थिंग बन सकते हैं। इतना पैशन है, इतनी क्रिएटिविटी है, इतनी ज़ील है। तो हमारा यही एम है कि उस प्रोजेक्ट के थ्रू हम लोगों को एम्पावर कर सकें ताकि वो सक्सेस अचीव कर सके जिंदगी में। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, द फ्लाइट ऑफ लाइफ, वर्ल्ड्स नंबर 1 इंटरनेट रेडियो स्टेशन ऑफ इट्स ओन काइंड। सुनते रहिए और एंजॉय कीजिए रेडियो उड़ान। मेरा टॉवल कहां पर पड़ा हुआ है? महात्मा गांधी, जिन्हें हम राष्ट्रपिता के नाम से भी जानते हैं, यार तो भारतीय 24 घंटे ब्रेल ही पढ़ता रहता है, कभी चिंतन को- कंप्यूटर पे भी पढ़ लिया कर, तभी तो तुम लोगों के नंबर नहीं आते। मैं तो भैया दोनों से पढ़ता हूँ, लेकिन ज्यादा मजा मुझे ब्रेल पढ़ने से ही आता है। हमको नहीं मजा आता ब्रेल से। यार अभी एग्जाम देने जाना है, तो मैं फटाफट से एक बार एक लुक ले लेता हूँ। शिट, ये कंप्यूटर क्यों नहीं चल रहा मेरा? ओ ये कंप्यूटर क्यों नहीं चल रहा? अबे कंप्यूटर कहाँ से चलेगा, लाइट चली गई है। उफ, अब मैं कैसे पढ़ूं? काश आपने समय पर ब्रेल सीख ली होती तो आज इतनी परेशानियों का सामना न करना पड़ता। ब्रेल दृष्टिबाधितों के लिए उतनी ही महत्वपूर्ण और आवश्यक है जितनी कि टेक्नोलॉजी। ब्रेल इज अ की टुवर्ड्स इंडिपेंडेंट लाइफ फॉर द ब्लाइंड।
नेक्स्ट बिलियन So, क्या है? अब स्टेम एक्सेस के बारे yeah. में आपने बताया, ये इस बिलियन के बारे में Yeah. बात करते हैं। So nextbillion.org बेसिकली मैंने ये ऑब्जर्व किया कि मैं अभी तक सिर्फ कुछ लोगों के साथ कुछ लोगों को मेंटर कर पा रहा हूँ, और ऑफ कोर्स मैं खुद बहुत कुछ सीख रहा हूँ, और मैं डेफिनेटली किसी भी हाल में बेस्ट मेंटर या अच्छा मेंटर आई डोंट कंसिडर माई सेल्फ। तो पॉइंट ये था कि ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके बहुत एक्सपीरियंस है, जो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, टेक्निकल इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं इस समय, तो वो लोग अगर लोगों को गाइड करें, छोटे मेंटीज को गाइड करें विद डिसेबिलिटीज, तो उन्हें काफी ज्यादा प्रोत्साहन मिलेगा, काफी लाभ मिलेगा, और वो समझें कि इंडस्ट्री में एक्चुअली होता क्या है। तो ये एक प्रोग्राम है जो कि मेंटरशिप प्लेटफॉर्म है राइट नाउ, कि हर 3 महीने में पूरी दुनिया से 25 मेंटीज विद डिसेबिलिटीज और 25 मेंटर्स विद एंड विदाउट डिसेबिलिटीज को सिलेक्ट करता है, और ये लोग 1-on-1 मेंटरशिप सेशन करते हैं एक दूसरे के साथ, और साथ में एक कम्युनिटी होती है, एक क्लास सी है जहाँ पर लोग अपने एक्सपीरियंसेस बांटते हैं, मेंटर्स अपने एक्सपीरियंस बांटते हैं, मेंटीज को अपनी डिसेबिलिटी के बारे में शेयर करते हैं। सो ये आइडिया है। ऑफ कोर्स हमारे साथ अभी इस समय 25 कंपनीज जुड़ी हुई हैं लगभग, जो कि कई अमेरिका की टॉप नॉच कंपनी है, और आइडिया ये है कि फर्स्ट यहाँ से काफी मेंटर्स आते हैं, तो आप बहुत ही सक्सेसफुल लोगों के साथ काम कर रहे हो, बट ऑल्सो जब एक कंपनीज खुद जुड़ी हुई हैं तो रिक्रूटमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाती हैं स्टूडेंट्स के लिए, कुछ इंटरनल डायरेक्ट रेफरल्स होते हैं, सो इट्स एक बहुत ही एम्पावरिंग कम्युनिटी, एक इंक्लूसिव कम्युनिटी है, लाइक माइंडेड स्मार्ट प्रोफेशनली क्वालिफाइड स्टूडेंट्स के लिए। और ये बताएं कि ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जिनको इंग्लिश आती है, एवरीबडी कैन ज्वाइन दिस प्रोजेक्ट? तो हमारे बहुत से मेंटीज और मेंटर्स ऐसे भी हैं जो इंडिया से हैं, जिन्हें हिंदी आती है, डिफरेंट लैंग्वेजेस आती हैं, तो ऑफ कोर्स जो इंटरनेशनल मेंटर्स हैं उनसे बात करने के लिए इंग्लिश की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन अगर आप अपनी एप्लीकेशन पे हमें बताएं कि आप हिंदी में कंफर्टेबल हैं, तो हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम आपको किसी ऐसे मेंटर से मैच करें जिसे हिंदी आती हो। सो डेफिनेटली बाय नो मीन्स लैंग्वेज एक बैरियर नहीं होना चाहिए। ये जो अभी आप कोर्स करवा रहे हैं, इसकी प्रक्रिया कैसी रहेगी? आप कैसे ट्यूशंस देंगे या कैसे उनको ट्रेन करेंगे? वीकली, मंथली और डेली कैसे रहेगा ये? तो हमारी एक्सपेक्टेशन है कि लगभग वो जो मेंटी और मेंटर है वो 2 घंटे पर वीक कमिट करेगा, और वो कब बात करते हैं, कैसे बात करते हैं, ये वो दोनों अपने आपस में डिसाइड करेंगे, ये नेक्स्ट बिलियन डिसाइड नहीं करेगा। हम लोग चाहते हैं कि जितना फ्लेक्सिबल हो सके उतना रहे। हम लोग एज अ टीम हमेशा अवेलेबल रहेंगे रिसोर्सेज प्रोवाइड कराने के लिए। कोई दूसरा अगर मेंटर है जिसको आपकी स्किल के बारे में पता है, उससे आपको कनेक्ट करने के लिए, हमारी कंपनी के साथ कनेक्ट करने के लिए, तो वो भूमिका निभाएंगे। तो इसमें किन किन एरियाज को कवर कर रहे हो? टेक्नोलॉजी को, मार्केटिंग को, किन एरियाज को नेक्स्ट बिलियन कवर कर रहा है? हाँ, तो हम लोग बेसिकली टेक इंडस्ट्री को ब्रॉडली टारगेट कर रहे हैं, लेकिन टेक इंडस्ट्री के अंदर भी लाइक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो गया, प्रोडक्ट मैनेजमेंट हो गया, मार्केटिंग हो गई, तो जो डिफरेंट फील्ड्स एक टेक्नोलॉजी कंपनी में होते हैं, वो सब फील्ड्स कवर अप हो रहे हैं। आई वुड से जनरली सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, प्रोडक्ट मैनेजमेंट और मार्केटिंग। इसमें कुछ एजुकेशन का भी है कि 12th होना चाहिए मिनिमम, ग्रेजुएशन होनी चाहिए मिनिमम? आई थिंक ऐसा कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन एट द सेम टाइम आई थिंक ये उन लोगों के लिए यूजफुल होगा जो या तो 12th से कॉलेज में जा रहे हैं और एक टेक्निकल स्कूल जा रहे हैं, टेक्निकल कॉलेज जा रहे हैं, टेक्निकल करियर देख रहे हैं, या फिर वो लोग जो कॉलेज में अभी पढ़ रहे हैं और जो कि अब जॉब के लिए निकलने वाले हैं, जो कि अब वर्क मार्केट में जाने वाले हैं, उन लोगों के लिए काफी बेनिफिशियल होगा। अभी मैं एक इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि ये काफी लोग वेट कर रहे होंगे कि मैं ये सवाल क्यों नहीं पूछ रहा, इसके चार्जेस क्या रहेंगे? इसे कोई चार्जेस नहीं है। ये एक हमारी कंपनी का जो एक बहुत ही एक इम्पोर्टेंट कॉर्नर स्टोर इनफैक्ट, के मेंटर्स और मेंटीज से चार्ज नहीं किया जाएगा। सो इट्स एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। हाउ टू गेट इन टच? आपकी ये वेबसाइट है nextbillion.org, वहाँ पर रजिस्टर करना पड़ेगा, और इसकी क्या टाइमिंग रहती है, कब कब रजिस्टर कर सकते हैं? क्योंकि आपने बताया कि ये 2-2 महीने कई बार चलता है कोर्स, तो किस तरह से बैच मैनेज करते हैं आप?
सो जो अभी कोहोर्ट के लिए रजिस्ट्रेशन खुली हुई है, एप्लीकेशंस खुली हुई हैं, वो कोहोर्ट December 3rd को लॉन्च होता है, जो कि इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज होता है। वो December 3rd से February 2017 तक रहेगा। तो उसकी जो डेडलाइन है वो ये फ्राइडे है, यानी 28 तारीख। सो तब तक आप रजिस्टर कर सकते हैं। nextbillion.org वेबसाइट है। जो अगला कोहोर्ट है उसका एज सच एग्जैक्टली कब एप्लीकेशंस खुलेंगी ये पता नहीं है, लेकिन आप वेबसाइट पे जाकर ये एक ऑप्शन है जहां पर आप दिखा सकते हैं कि लेट मी नो जब खुलेंगी, तो आप वहां पर अपना ईमेल एड्रेस डाल सकते हैं और हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे जब भी हम नेक्स्ट कोहोर्ट की एप्लीकेशंस खुलेंगे। थोड़ा सा डिले हो गए हैं मुझे लगता है कि आपके साथ ही शो करने को, क्योंकि काफ़ी टाइम हमारे पास कम बचा है। तो फिर भी लेकिन आगे टाइम के लिए जैसे आपने बताया लेट मी नो के माध्यम से लोग जान सकते हैं। हाँ। अभी और दूसरी बात ये भी है कि nextbillion.org की एक कम्युनिटी भी है जहां पर जो लोग वन ऑन वन मेंटरशिप जिनको नहीं मिली है उनके पास फिर भी सारे के सारे मेंटर्स का एक्सेस है। वो लोग क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। द ओनली थिंग जो आपको नहीं मिल रहा है वो ये है कि आपको वन ऑन वन 2 hours नहीं मिल रहे हैं मेंटर से, बाकी सब कुछ आपको ये भी उसी वेबसाइट पे है। तो अगर आप चाहें तो कम्युनिटी के लिए रजिस्टर कर सकते हैं और हम लोग विल बी इन टच। एक बार स्पेल कर दीजिए आप ये वेबसाइट। हाँ, NEXT next BILLION billion.org। तो कुछ कांटेक्ट नंबर भी है जिससे लोग बात कर सकते हैं फोन पे? आपके पोर्टल का कोई नंबर है? नंबर है, लेकिन ये एक्चुअली US का नंबर है। तो आई मीन आई कैन शेयर द नंबर। अगर आप बात करना चाहें तो इट्स +1 जो कि US का कंट्री कोड है 510-766-3419। वरना आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं contact@nextbillion.org। या फिर अगर आप चाहें तो आप मुझे पर्सनली भी मेरे ईमेल एड्रेस पे कभी भी कॉल कर सकते और कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर सिंपल बनाने के लिए karthik@nextbillion.org पर भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये प्रोजेक्ट कब से शुरू हुआ? अभी आपका जो फर्स्ट बैच ये लॉन्च करेंगे आप 3 दिसंबर से, या इससे पहले भी एक आधे बैच को आपने किया है? नहीं, ये अभी फर्स्ट कोहोर्ट लॉन्च होगा 3 दिसंबर को। तो इसके पीछे आपने आइडिया बताया कि लोगों को टेक्नोलॉजी के लिए प्रमोट करना, ताकि लोग प्राइवेट सेक्टर में भी अपने आप को अपने जोहर दिखा सके, अपनी अर्निंग कमा सके, राइट? बिल्कुल। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि कंपनीज आजकल बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। उन्हें समझ में आ चुका है कि स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज या फिर पीपल विद डिसेबिलिटीज का काफी ज्यादा पोटेंशियल है। इट्स जस्ट दैट उन लोगों को मिलते नहीं है। वो लोग कोशिश करते हैं, उन लोगों को पीपल विद डिसेबिलिटीज नहीं मिलते और हम लोगों को कंपनीज नहीं मिलती। तो वो जो एक गैप आ जाता है, उस गैप को हम लोग खत्म करने की कोशिश भी कर रहे हैं। कार्तिक, अगर किसी ने एज ए मेंटर वहां पे रजिस्टर करना हो तो उसके लिए क्या प्रोसेस है? वही सेम प्रोसेस होगा, मेंटी और मेंटर दोनों के लिए सेम है। वहां पर आपसे पूछेगा कि आप डू वांट टू रजिस्टर एज अ मेंटी या फिर मेंटर, तो आप बस मेंटर वहां पर सेलेक्ट कर सकते हैं एंड एक एप्लीकेशन फॉर्म डिफरेंट है वो आपको भरना होगा। मेंटर के लिए हमारी ये रिक्वायरमेंट्स हैं कि आपका टेक्नोलॉजी फील्ड में ईदर एज अ डेवलपर या प्रोडक्ट मैनेजर या फिर मार्केटिंग के अंदर कोई एक्सपीरियंस होना चाहिए पहले। तो वो भी आप एक्सेप्ट करेंगे एज ए वॉलंटियर, राइट? राइट। You won't pay anything to them. No, except कि उनका एक नेटवर्क बनेगा और वो लोग ऐसे कई मेंटर्स के साथ काम कर रहे हैं जो कि कंपनीज के CEOs और सीनियर एग्जीक्यूटिव्स हैं, तो वो खुद मेंटर्स की भी आगे लीडरशिप डेवलपमेंट की काफी अपॉर्चुनिटीज होंगे। जी, अब इससे पहले कि मैं अगले क्वेश्चन पे जाऊं, मैं लिसनर्स को थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूं। लिसनर्स देखिए, आज हम बात कर रहे हैं कार्तिक सोने साहब से, जो बैचलर कर रहे हैं इन CS इन अमेरिका, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। इन्होंने 2 प्रोजेक्ट इनके अभी रिसेंटली चल रहे हैं। अभी जो इनका पायलट प्रोजेक्ट है नेक्स्ट बिलियन, जिसमें ये आपको प्राइवेट कंपनीज की में काम करने की ओर एनकरेज करेंगे। आपको तमाम तरह की स्किल्स जो एक चाहिए हमें प्राइवेट सेक्टर में काम करने के लिए, वो आपको ये पूरी तरह से तैयार करेंगे। उसके लिए तो आप रजिस्टर कर सकते हैं। अगर आप 12th है और ग्रेजुएशन कर रहे हैं या फिर ग्रेजुएशन के बाद आप जॉब ढूंढ रहे हैं, तो आई थिंक इट इज़ अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी, यू मस्ट ग्रैब इट। और अभी पहले जो हमारा कार्तिक साहब ने बताया कि ये
सिर्फ इस फ्राइडे तक है। हालांकि ये जब ये शो ब्रॉडकास्ट मैं अब कर रहा हूँ तो पहले शो का तो ये निकल चुका है, लेकिन अभी कम्युनिटी कलर में हम अगर ये वेडनेसडे को चलाते हैं और आपके पास फिर भी 2 दिन रहेंगे तो आप फ्राइडे यानी 28 अक्टूबर तक इसको रजिस्टर कर सकते हैं। तो आप जल्दी से इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करें। प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा। प्रेम चोपड़ा नाम है जी मेरा। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, द फ्लाइट ऑफ लाइफ। आज ही अपने मोबाइल फोन पर प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर से डाउनलोड करें रेडियो उड़ान का ऑफिशियल ऐप और सब्सक्राइब करें रेडियो उड़ान का यूट्यूब चैनल। ज्यादा जानकारी के लिए लॉग ऑन करें www.radioudan.com। हैप्पी लिसनिंग। हे भगवान, इतनी मोटी मोटी बुक्स पढ़ते पढ़ते दिमाग तो खराब होता ही है, साथ में नजरें भी। काश कोई होता जो इन्हें पढ़ समझा पाता। अरे रोहन, अब इतना परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। रेडियो उड़ान पर आरजे निशा लेकर आ रही है प्रोग्राम बुक वर्ड्स। रेडियो उड़ान बुक वर्ड्स। जी हाँ, मैं हूँ आरजे निशा और लेकर आई हूँ प्रोग्राम बुक वर्ड, जहाँ पर ना सिर्फ होंगी आपकी फेवरेट बुक्स, but I will also let you empathize into the souls of your favorite authors. So be with me every Wednesday 8 to 9 p.m. and re-webcast every Thursday 3 to 4 p.m. only on Radio Udan, a flight of life. अच्छा, तो कार्तिक, इस प्रोजेक्ट को कितना टाइम लगा आपको सेटअप करते हुए? कितने चैलेंजेस आए? क्योंकि डिफरेंट मेंटर से बात करने के लिए, डिफरेंट लोगों से बात करने के लिए, उनको कन्विंस करने के लिए काफ़ी चैलेंजेस थे। एक्चुअली मैं 3 को-फाउंडर्स के साथ काम कर रहा हूँ और हमारी 70% ऑफ द टीम एक्चुअली खुद स्टूडेंट्स एंड पीपल विद डिसेबिलिटीज़ है। तो उन्हें फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है कि क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसके बाद भी मुझे इस बात का पूरा हम लोग समझते हैं कि हमारे एक्सपीरियंसेस डेफिनेटली पूरी कम्युनिटी के एक्सपीरियंसेस नहीं है। तो काफ़ी टाइम तो हमें हमने कई कंट्रीज में लोगों से बात की कि क्या दिक्कतें आती हैं या क्या चाहिए, किसकी ज़रूरत है। उस प्रोसेस में काफ़ी टाइम लगा। कंपनीज को कैसे मनाया जाए, इस समय हमारे पास ऊबर जैसी कई कंपनियां साथ में जुड़ी हुई हैं, तो उन्हें कैसे मनाया जाए, उन्हें कैसे ऑनबोर्ड किया जाए, ये सब सोचना हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट था। तो उसमें टाइम लगा। जो मेंटर है वो ज़रूरी नहीं है कि वो एक डिसेबल्ड पर्सन हो या उसे डिसेबिलिटी के बारे में कुछ भी पता हो, लेकिन हमें पता है कि स्पेशली कई डिसेबिलिटीज़ में आपको सेंसिटिव होना पड़ता है, आपको समझना पड़ता है दूसरे मेंटी को। एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, एक एम्पैथी होनी चाहिए। उसके लिए उन्हें कैसे तैयार किया जाए, उसके लिए हम लोग काफ़ी मटीरियल्स बना रहे हैं। उसके अंदर हमें टाइम लगा, काफ़ी एक्सपर्ट से बात करनी पड़ी। तो डेफिनेटली मैं तो ये कहूँगा कहीं किसी हद तक मेरा फुल टाइम जॉब ही है एसेंशियली, पढ़ाई के साथ साथ। तो मई में शुरू किया था, मई जून में, और इस पर काम कर रहे हैं और आगे करते रहेंगे। अच्छा, ये बताएं, ये भी एक बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर आप जिसको तैयार करते हैं, आप मेंटरिंग करते हैं एक स्टूडेंट की, आप उन्हें ट्रेनिंग देते हैं, उसके बाद क्या आप उनकी जॉब के लिए भी एडवोकेसी करेंगे? क्या ये इससे श्योरिटी मिलती है कि इस कोर्स को करने के बाद उनको जॉब भी मिलेगी? देखो, श्योरिटी नहीं मिलती है, लेकिन प्रोबेबिलिटी काफ़ी हाई हो जाती है, क्योंकि हमारे पास इतनी कंपनीज हैं ऑलरेडी, और ये कंपनीज आपको ऑब्जर्व कर रही हैं जब आप मेंटरशिप कर रहे हैं, और जो आपके जो मेंटर्स हैं वो इंडस्ट्री के वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल लोगों में से हैं। तो जब आपको वो सारी स्किल्स डेवलप हो रही हैं, वो आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो वो खुद एक इंटरनल रेफरल करा सकते हैं। तो हमारी काफ़ी कंपनीज एक्सक्लूसिव अपॉर्चुनिटीज़ देती हैं आपको, जो कि बाहर लोगों को नहीं मिलती हैं। तो डेफिनेटली चांसेस बहुत हाई हो जाती हैं। हाँ, 100% गारंटी लेना मुश्किल है, लेकिन काफ़ी प्रोबेबिलिटीज हैं। काफी प्रोबेबिलिटी का ये बताएं, इंडिया और यूएसए में क्या डिफरेंस है? आपने कहा कि आपने तो शुरू से ही फर्स्ट से कंप्यूटर यूज करना शुरू कर दिया था, लेकिन अभी भी इंडिया में एक जो लार्जर सेक्शन है हमारे स्पेशल स्कूल्स का, या फिर हम मेन स्ट्रीम स्कूल की भी बात कर लें बिगिनिंग में, वहाँ अभी कंप्यूटर ये शुरू नहीं हुआ है। तो अमेरिका में क्या परिस्थितियां हैं और क्या इसको एनकरेज आप करने के लिए कुछ कर रहे हैं? इंटरेस्टिंग है, अमेरिका में भी काफ़ी लेट कंप्यूटर शुरू किया जाता है, इंट्रोडक्शन।
जो मेरे काफ़ी ब्लाइंड फ्रेंड्स हैं उन लोगों ने कंप्यूटर ज़िंदगी में काफ़ी लेट यूज़ किया। यहाँ पर ब्रेल जो कि सही जो कि बिल्कुल सही भी है मेरे नज़रिए में भी को काफ़ी इंपॉर्टेंस दी जाती है। तो डेफिनेटली कंप्यूटर को सब्स्टिट्यूट नहीं करती है, लेकिन एट द सेम टाइम हाई स्कूल में यानी 8th-9th तक यहाँ पर स्टूडेंट्स को कंप्यूटर सिखा दिया जाता है। तो इसकी बहुत ज़रूरत है कि स्पेशल स्कूल्स ब्रेल तो सिखाएं साथ साथ कंप्यूटर की भी ट्रेनिंग जल्दी से जल्दी दे सकें। और उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो मैंने नोटिस किया है डिफरेंस इंडिया और यूएस में, वो ये है लोगों का जो नज़रिया है, जो इंस्टीट्यूट्स का नज़रिया है ब्लाइंडनेस की तरफ, वो उसमें काफ़ी डिफरेंस है। तो वो हमें चाहिए कि हमारे देश में जो अथॉरिटीज़ हैं वो थोड़ा सा सेंसिटिव हों। काफ़ी कुछ हो भी रहा है, मैं पढ़ता रहता हूँ, रेगुलरली फॉलो करता हूँ यहाँ पर क्या न्यूज़ में क्या हो रहा है, और कभी काफ़ी कुछ देखने को मिलता है, काफ़ी अच्छा लगता है। बट आई थिंक हमें अभी भी बहुत ज़रूरत है ये सब करने की, अपनी एडवोकेसी एफर्ट्स और बढ़ाने की। एक चीज़ अगर आपको करने को मिले अमेरिका से इंडिया आने के बाद तुरंत आप करना चाहेंगे, वो क्या होगी? That's a hard question. Okay. I would say मैं पर्सनली जब मैं इंडिया में था तो मैं दिल्ली में तो फिर भी आई थिंक सुविधाएं हैं। मैं एक उत्तरांचल के स्कूल में गया था और वहाँ पर मैंने स्टूडेंट से मिला। वहाँ पर सिर्फ एक कंप्यूटर था और उतने रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं थे, लेकिन जो उन स्टूडेंट्स में इंक्विजिटिवनेस थी, जो एक सीखने की जो इच्छा कह सकते हो आप जो थी, वो आज भी जब मैं सोचता हूँ इसके बारे में, आई एम लाइक उन लोगों की मुझे मदद करनी है। तो अगर मुझे मौका मिले कि मैं इंडिया आऊँ कुछ टाइम के लिए और मेरी छुट्टियां हों या फिर मैं अभी जॉब ना कर रहा हूँ या इवन अदरवाइज, इन फैक्ट टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, आई एब्सोल्युटली लव एंड in person go to these places and help these students out in any way that I can. ये जो आपने मेंटर्स की, हम नेक्स्ट बिलियन की बात कर रहे हैं, तो ये सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन अवेलेबल है, जैसे फॉर एग्जांपल दिल्ली में है और आपको कुछ स्टूडेंट्स मिलते हैं और आपके मेंटर भी हैं दिल्ली में, तो ये एक दूसरे से कांटेक्ट करके वहाँ फिजिकली भी मिलके सीख सकते हैं, जो सिर्फ अभी ये ऑनलाइन का प्लान है? हाँ, तो जैसे मैंने बताया, मेंटरशिप एक्सपीरियंस जो है ये बहुत ही फ्लेक्सिबल है और यहाँ पर नेक्स्ट बिलियन कोई रूल्स नहीं लगाएगा कि आप ऐसे नहीं कर सकते, वैसे नहीं कर सकते। तो दोनों मेंटी और मेंटर के ऊपर है कि वो कैसे भी कंफर्टेबल हो। अगर वो सेम सिटी में रहते हैं, देन मोर देन वेलकम टू मीट इन पर्सन। तो ये आपका जो प्रोजेक्ट है, ये 3 तारीख को इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी पर आप लॉन्च कर रहे हैं इसे? जी हाँ, या तो ये कार्तिक साहब है हमारे साथ बात कर रहे हैं, जो अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, और इन्होंने पहले स्टेम एक्सेस के बारे में बताया और अब हम नेक्स्ट बिलियन, ये बहुत ही बेहतरीन प्रोजेक्ट है और इंडिया में मुझे लगता है कि इसकी काफ़ी दरकार है। तो इसका लिसनर्स आप बहुत बेनिफिट उठा सकते हो, तो यू मस्ट कम अप एंड रजिस्टर योरसेल्फ टू गेट द मैक्सिमम एडवांटेज यू कैन टेक फ्रॉम दिस प्रोजेक्ट। तो कार्तिक, थोड़ा सा आपकी पर्सनल लाइफ में थोड़ा वापस आता हूँ इन प्रोजेक्ट्स के बाद। लिसनर्स जानना चाहते हैं थोड़ा सा आपके शौक क्या हैं? मुझे म्यूजिक का काफी शौक है। इंडिया में मैं काफी बॉलीवुड म्यूजिक सुनता था, क्लासिकल म्यूजिक में भी मैंने काफी ट्रेनिंग ली है, तो मुझे म्यूजिक का काफी शौक है। उसके साथ साथ टेक्नोलॉजी में लाइक कुछ भी रैंडम चीजें करना, ऐसे हैकिंग करना फॉर इंस्टेंस और सोशल नेटवर्किंग ऑफ कोर्स। ये अभी एटीएम ब्लॉक हो गए इंडिया में काफी, आपने तो नहीं किया कुछ? ओह माय गॉड, आपको कैसे पता चला? शिट ये एयर होगा, मेरे को वो मुझे सीबीआई पे करके ले जाने वाली है वो। बट या मुझे ये सब काफी पसंद है, वॉचिंग मूवीज, फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करना, फैमिली के साथ। उम्र में जब आपको लगातार कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं, फैमिली का क्या रिएक्शन रहता है? फैमिली डेफिनेटली काफी प्राउड फील करती है, काफी खुश है, और लेकिन तो भी लाइक आई मीन they continue to help me all the time, so yeah definitely। तो अभी आप पार्ट टाइम जॉब भी कर रहे हैं वहाँ पे, या अभी सारी कंसंट्रेशन इन प्रोजेक्ट्स पे और स्टडी पे है? इन प्रोजेक्ट्स के अलावा मेरे पास टाइम नहीं होता कुछ और करने का। so yeah, no job right now। तो सेटल कहाँ होने की इच्छा है, अमेरिका में या इंडिया में?
आई डोंट नो, सोचना पड़ेगा। मैंने कुछ नहीं सोचा, मैं बस वेट कर रहा हूँ कि मैं हमेशा अपने आपको ये क्वेश्चन को अवॉइड इस तरह करता हूँ कि अभी तो बहुत टाइम है सोचने के लिए, तो बाद में सोचेंगे इसके बारे में। so, अभी भी मेरे पास है 1.5 साल, तो 1.5 साल के बाद जो भी फैसला होगा। इतनी छोटी उम्र में आपने काफी अवार्ड्स भी लिए हैं, तो ये अवार्ड्स का आपके लिए कितना इम्पोर्टेंस है? डेफिनेटली अच्छा लगता है जब अवार्ड्स मिलते हैं, लेकिन उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये होता है कि इन अवार्ड से आप जो दूसरे अवार्ड विनर्स होते हैं उनसे मिलने का मौका मिलता है, जो कि एक्सेप्शनल लोग हैं। जैसे कि जो क्वींस एंड लीडर्स की बात करूं, 60 लोग हैं, तो वो जो बाकी के 59 लोगों से मिलने का मौका मिला, और आप ये नहीं मानेंगे कि कितना ज्यादा हम लोग एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं इस समय प्रोजेक्ट्स के मामलों में। मेरे नेक्स्ट बिलियन को कई देश से एप्लीकेशंस आ रही हैं थैंक्स टू द अदर क्वींस एंड लीडर्स। तो वो जो एक कनेक्शंस बनते हैं वो किसी भी अवार्ड से ज्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। अच्छा, इंडिया से जब पहली टाइम आप अमेरिका आए, एनी हिलेरियस इंसिडेंट आपके साथ हुआ, अनफॉरगेटेबल? हाँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ पर लाइट जैसे इंडिया में होती है ना, बिल्कुल उसका उल्टा है। तो जैसे यहाँ पर लाइट अगर लाइट ऑन करनी हो, तो जैसे इंडिया में होता है कि आप स्विच को ऐसे करते हैं ना, लाइक स्विच को यहाँ पर स्विच को ऊपर करना पड़ता है, उल्टा है एसेंशियली। तो मुझे समझ में नहीं आया कि लाइट ही नहीं जल रही है और ये हो क्या रहा है। शावर के साथ भी कुछ ऐसा सीन था, मुझे अब याद नहीं है एग्जैक्टली क्या डिफरेंस था। तो ये कुछ बहुत ही फनी एक्सपीरियंसेस थे जो एक चैलेंज जो आया आपको अमेरिका में? आई थिंक अमेरिका की वजह से वो चैलेंज नहीं आया। इट्स मोर के जिस तरह से यूनिवर्सिटी लाइफ यहाँ पर है, आई थिंक काफी ज्यादा सोशलाइजेशन पार्टीज में होती है, या फिर डाइनिंग हॉल्स में, जैसे बहुत बड़े बड़े डाइनिंग हॉल्स हैं, तो अगर आप अपने दोस्तों के साथ बैठना चाहो तो भी आप उनको ढूंढ नहीं पाते हो, लाइक इट्स रियली हार्ड। तो उसके कारण, और पार्टीज में आप क्योंकि नहीं जा रहे हो इतना, तो उसके कारण कुछ सोशलाइजिंग में चैलेंजेस आते हैं। तो जिनके दूसरे तरीके हैं आपको फ्रेंड्स बनाने के, जो मैंने इवेंचुअली किया, बट आई थिंक ये एक कुछ चैलेंज है यहाँ पर। इन जनरल लोगों से दोस्ती बढ़ाना इज हार्ड समटाइम्स। व्हाट इज द बिग मोमेंट टिल नाउ इन योर लाइफ? I'd say I have two big moments. The first was definitely getting the award from the Queen. Was really special. More than anything, it was basically just saying that what I'm doing is actually is worth it, and I should continue doing it. So that encouragement was really nice. I think the second one was when I was accepted to Stanford. उस समय to be honest मैं काफी discouraged था, because IIT के जो guidelines थे वो बिल्कुल encouraging नहीं थे, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूंगा, और suddenly out of the blue Stanford का acceptance letter आता है, तो it changed things completely for the better. So what is the touchy moment so far? A touchy moment so far. Let's see. It's maybe actually even one of these occasions. You couldn't basically even, like, I don't know. Yeah, that's a hard one. I really. You're lucky. Yeah, I think I've just been lucky, I guess. Yeah. तो काफी प्रपोजल आ रहे होंगे अभी लड़कियों से? Oh नहीं, इतना लकी नहीं हूँ मैं, इतना भी लकी नहीं हूँ। You want to get? Oh my God. सोचेंगे बाद में इसके बारे में। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर आपने वो एक पैगाम देश के नाम सुना हो, तो उसमें भी कार्तिक साहब ऐसे विशाल हैं जो काफी लोग वहां से भी इनको जानते हैं। तो अभी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हो रहा? नहीं, देखते हैं कब किस्मत खुलती है। तो लाइक इंडियंस और अमेरिकन फीमेल? I mean, I think like मेरी बनती अपनों से ही है। So इंडियन। तो इंडियन लड़कियों के लिए चांस है? I think at this point मेरा पूरा focus I mean to be in all seriousness इन projects पर और पढ़ाई पर और professional pursuits पर है। तो एक बार वो खत्म हो जाए। अच्छा, ये बताएं कि जब आप इंडिया में थे और अब अमेरिका में हैं, तो यहाँ की इंडिया की ऑर्गेनाइजेशन से आपको क्या सीखने को मिला और वहाँ की ऑर्गेनाइजेशन से आपको क्या सीखने का मिला?
और ऑर्गेनाइजेशन से आप एनजीओ की बात कर रहे हो या कंपनीज? एनजीओ। ओके, आई थिंक यहाँ पर एक जो बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया में वो ये है कि बहुत सारी एनजीओ फ्रैगमेंटेड है। आई मीन ऑफ कोर्स डीएफआई ट्राई करता है कि काफी एनजीओ को एक साथ लाने की, लेकिन वो एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर कॉज है। लेकिन आई थिंक इंडिया में इतना पावरफुल कोई मूवमेंट नहीं है। अगर हमें गवर्नर को समझाना हो तो डिफरेंट एनजीओज कोशिश करती हैं, सब एकजुट होकर नहीं करती हैं। हमने देखा कैसे आरपीडी बिल के अंदर भी कितनी दिक्कतों का हमने सामना करा, काफी न्यूज आइटम्स आए जहां पर काफी एनजीओज इनडायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट थे, राइट? सो आई थिंक वो एक काफी बड़ा ड्रॉबैक है इंडिया का कि डिसेबिलिटी कम्युनिटी खुद एक नहीं है। जबकि अगर मैं अमेरिका की बात करूं तो यहाँ पर मेरे को अभी रिसेंटली मौका मिला नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड की कन्वेंशन अटेंड करने का एज अ स्कॉलरशिप विनर, and it's completely different. Like NFB is extremely powerful. कोई भी कंपनी, Microsoft, Google, Apple, Facebook, कोई भी कंपनी NFB से पंगा लेने की कोशिश नहीं करती just because it is so powerful. उसका वो नाम है, उसने वो पावर बना ली है पिछले 56 सालों में कि they can pretty much get whatever they need, essentially. Let's just put it that way. What is the big difference between the bureaucracy and the leadership, America and India, in your view? In general? No, with regard to disability. Oh, okay. I think similar situation, but in general, like bureaucracy, and a lot of that is changing. I've heard some good things, but in general, what I've observed is bureaucracy में जो लोग हैं जो कि पॉलिसी डिसीजंस ले रहे हैं, काफियों को तो खुद नहीं पता है पीपल विद डिसेबिलिटीज के बारे में ज्यादा क्या चैलेंजेस सही मायनों में आते हैं उनके बारे में। तो जो रूल्स भी लिए जाते हैं, हालांकि काफी ज्यादा कंसल्टेशंस होती हैं, लेकिन बहुत से बारों में ऐसा देखा गया है कि वो सही मायनों में वो चीजें एड्रेस नहीं कर पा रहे हैं जो कि उनकी सही मायनों में जरूरत है। कुछ यहाँ पर जो रूट कॉजेस हम सबको ही पता है, करप्शन होता है थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत क्या, कुछ वो जो दिक्कतें आती हैं, मिसमैनेजमेंट जो होता है, वो प्रॉब्लमैटिक है। हाँ, लेकिन मैं ये भी कहूँगा कि अमेरिका में सब कुछ ठीक नहीं है। एंड डेफिनेटली डू नॉट गेट मी रॉन्ग ऑन दिस, अमेरिका में भी बहुत दिक्कतें हैं, नथिंग इज आइडियल। लेकिन जरूरत है कि यहाँ की अच्छे पॉइंट्स को लिया जाए और कैसे अपने देश में ला सकते हैं उसके बारे में सोचा जाए, रादर यहाँ के जो बुराइयां हैं उनको डिस्कस किया जाए। तो यहाँ की जो ब्यूरोक्रेसी है, जैसे कि मैं बात करूं, मेरे एक मेंटर थे, वो प्रेसिडेंट ओबामा ने खुद अपॉइंट किया था यूएस एक्सेस बोर्ड में, वो खुद ब्लाइंड हैं, इनफैक्ट वो इंडियन है। उनसे वो सजेस्ट करते हैं वहाँ पर पॉलिसी डिसीजंस में हेल्प करते हैं। तो एक ब्लाइंड पर्सन जब वहाँ पर इतने हाई पोजीशन पे काम कर रहा है और फेडरल पॉलिसी बना रहा है, तो डेफिनेटली एक अलग ही बात होती है। एंड आई थिंक इट्स रियली रियली इंपॉर्टेंट, जैसे कि पहले पेंचा सर को लाए थे एज अ चीफ कमिश्नर, वैसे उन पोजीशंस पे डेफिनेटली हैव पीपल विद डिसेबिलिटीज आउट देयर। अभी आपका एम क्या है? फिलहाल मेरा एम ये है, मुझे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, बेसिकली इसका मतलब ये है कंप्यूटर्स को कैसे स्मार्ट बनाया जाए, मुझे इसमें काफी रुचि है, काफी इंटरेस्ट है। तो इमीडिएट गोल तो ये है कि इसके अंदर मैं और एक्सपीरियंस लूं। एट द सेम टाइम मैं रियली चाहता हूं कि नेक्स्ट बिलियन काफी ज्यादा स्केल हो सके, सो डेफिनेटली उस पर काफी काम करूंगा इन द नियर फ्यूचर। Started getting proposal from the companies? Yes, I have. Accepted anyone? No, not yet. I want to give it some time and have like a bunch, think about it, and then I'll start. तो आप पहले अपनी स्टडीज को मुकम्मल तौर पे खत्म करना चाहते हैं, उसके बाद ही? नहीं, I mean, कुछ डेडलाइंस हैं जब तक मुझे जवाब देना है, which is very soon actually. तो I mean, कमिटमेंट है कि हाँ, I will work with you अगर मैं वो ऑफर एक्सेप्ट करता हूँ तो। बट कुछ कंपनीज के बीच में अभी सोच रहा हूँ कि कहाँ जाना चाहिए, कौन सा अच्छा रहेगा, सो उसके बारे में अभी सोचना बाकी है। अभी ये नेक्स्ट बिलियन का जो प्लान है, कितने लोगों का एक टारगेट लेके आप इनिशियल स्टेज पे चल रहे हैं, कितने लोगों को आपने मेंटर करना है? रियलिस्टिकली हम लोग सोच रहे हैं कि हमारे कोहॉर्ट्स इवेंचुअली लाइक बाय नेक्स्ट year or so, like 500 mentors, 500 mentees तक हम पहुंच सकें।
और उसके बाद देखते हैं कैसे कम्युनिटी बनती है, कैसे हमें हमारा रिस्पॉन्स रहता है, अकॉर्डिंगली हम लोग ऐप भी करेंगे। डिजाइन किया है इसके लिए या सिर्फ अपनी हाँ, वेबसाइट पे? फिलहाल एक वेब ऐप है जो कि मोबाइल फोन फ्रेंडली है, मोबाइल फ्रेंडली है। एक नेटिव ऐप अभी हमने डिजाइन नहीं किया है पर्पसली, बिकॉज अभी नया है एंड हमें लगा कि इसे कोई नीड नहीं है गिवन हम लोग क्या कर रहे हैं। So, एक प्रोग्राम जॉर्ज इब्राहिम साहब ने चलाया था स्किल डेवलपमेंट के ऊपर, और वहाँ पे उन्होंने बेसिक कंप्यूटर, इंग्लिश और अच्छा स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम शुरू किया था ताकि ये लोगों को, लेकिन वो वहाँ पर जाना पड़ना था, 6 महीने का कोर्स था, तो फिजिकली आपको पहले तो दैट वेंट इनटू द बेन, और द रीजन इज दे सेड आई एम नॉट गेटिंग द क्वालिफाइड स्टूडेंट्स। Oh, I see. तो ये प्रोग्राम एक्चुअली थोड़ा सा डिफरेंट है। लाइक एज सच आपको हम लोग ऐसा सच सिखाया नहीं जाएगा कंप्यूटर यूज कैसे करना है। ये थोड़ा सा प्रोग्राम उन लोगों के लिए जो कि या तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग पढ़ना चाह रहे हैं, जाकि जैसे कोई BCA करना चाहता है, जो MCA करना चाहता है, जो कि ऑलरेडी टेक्नोलॉजी की फील्ड में कुछ करना आ जाता है या फिर जाने वाला है। तो हमारी फील्ड में ये है कि आपके ग्रेड से, आपके मार्क्स से इम्पोर्टेंट ये है कि आपका एक्सपीरियंस कैसा है, आप कर क्या सकते हैं, आपकी स्किल्स कैसी हैं। कंपनीज ये सब ढूंढती हैं। तो यहाँ पर हम ये चाहते हैं कि आपको, आपके जो बाकी पीयर्स हैं उनसे हम आगे ले जाएं, ताकि आप भी उन सभी अपॉर्चुनिटीज के लिए कम्पीट कर सके जो आपके पीयर्स कर रहे हैं। और डिसेबिलिटी इन टेक कंपनीज में एटलीस्ट डेफिनेटली एक बाधा ना बने आपको एम्प्लॉयबल बनाने के लिए। So थोड़ा सा डिफरेंस है। It's not like a basic skill development program. It's slightly more specialized, I guess. पे कार्तिक, मैं आपका फैन हूँ और अविनाश का, the way you are working in the disability, I really appreciate the things you people are doing. You people are doing tremendous job. और आप उन चीजों को करें जिसकी बहुत जरूरत है। मैं अविनाश के बारे में भी अक्सर लोगों को कहता हूँ, the way he drops emails and provide us the information. Right. No, absolutely. मैंने भी काफी पढ़े उनके emails. Definitely, he is in fact, I would say the person जिसकी वजह से मुझे पढ़ने को मिल जाए कि हो क्या रहा है देश में essentially. Exactly. No, that's true. तो किताबें पढ़ने का शौक है आपको? हाँ है, लेकिन टाइम नहीं मिलता, to be honest. मैंने पता नहीं कितने सालों में किताब नहीं पढ़ी अब तो। CS कब खत्म हो रही है आपकी? So मैं 4th ईयर में हूँ, फाइनल ईयर है मेरा। लेकिन एक्चुअली मैंने BS के साथ साथ कई मास्टर्स के भी कोर्सेज ले लिए हैं, तो अब मैं यहाँ से दोनों डिग्री साथ में लेकर जाऊँगा। So मेरी BS खत्म हो जाएगी जून में, लेकिन मैं 3 महीने और लगाकर मास्टर डिग्री लूँगा। So Do you miss India? Of course I do. I mean, that's not even a question worth asking, okay? Like, of course I miss India, I miss family, I miss friends, I just miss the ambience, the culture, everything about it. It's just amazing. So when getting back? We'll see. I mean, in the immediate future, मैं दिसंबर में वापस आ रहा हूँ, मेरी सर्दियों की छुट्टियाँ हैं, so December 17th or 18th, something like that. तो लेडीज एंड जेंटलमैन, हम बात कर रहे हैं कार्तिक सोने साहब से, जो कि आपको तमाम प्रोजेक्ट्स के बारे में बता रहे हैं, और इन्होंने आपको बताया कि किस तरह से स्ट्रगल किया। पहले इनको मैथ साइंस के लिए लड़ना पड़ा, उसके बाद इन्होंने अपने एग्जाम्स खुद दिए, और आप भी दे सकते हैं कैसे इन्होंने परस्यू किया। के बाद अब ये अमेरिका में स्टडी कर रहे हैं, और साथ साथ वहीं से ही काफ़ी बड़े पायलट प्रोजेक्ट्स ये चला रहे हैं। तो कार्तिक, इसके बारे में कुछ आइडिया है जो गवर्नमेंट ने स्किल डेवलपमेंट जो स्कीम लॉन्च की है, तो हैव यू ट्राइड टू देम ऑन एज वेल, बिकॉज दे आर आल्सो प्रोवाइडिंग यू अ हेल्प एंड अ लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स दे आर कमिंग विद अप? नहीं, इनफैक्ट मैं परसों सोच रहा था that I should actually write an email to MSJ Disability Division and see talk about this. मैंने उनकी वो वाली वेबसाइट देखी है जहाँ पर आई थिंक कुछ जॉब रिसोर्सेज था एम्प्लॉयबिलिटी के लिए, और आज इनफैक्ट मैंने वो देखी है। आई एम रियली हैप्पी टू सी वो जो एक फाइनली उन्होंने आईडी के लिए, यूनिक आइडेंटिफिकेशन के लिए कुछ लॉन्च कर दिया है। सो दैट्स, आई मीन, या डेफिनेटली सम ग्रेट वर्क हैपनिंग, बट नहीं, मैंने स्किल डेवलपमेंट के बारे में नहीं देखा है अभी आपने बता दिया, तो मैं लिस्टनर्स को बता देता हूँ कि स्वावलंबन.gov.in पर आप यूनिक आईडी के लिए रजिस्टर करवा सकते हैं,
वहाँ आप इनफैक्ट आप करिए जितनी जल्दी हो सकता है। swavlamban.gov.in पर यूनिक आईडी के लिए आप रजिस्टर करें। वो वेबसाइट लॉन्च हो चुकी है। आई एम नॉट प्रीटी श्योर कि अभी वो किन स्टेट्स के लिए है या पूरे इंडिया के लिए है, बट यू कैन श्योरली गेट इन टच विद द गवर्नमेंट। लेकिन वहाँ पर तमाम स्टेट्स के ऑप्शन है, तो आई थिंक यू मस्ट कम अप एज सुन एज पॉसिबल एंड गेट योरसेल्फ रजिस्टर्ड ऑन दैट वेबसाइट। कार्तिक, कुछ और आप लिसनर से शेयर करना चाहें? नहीं, आई थिंक मेन चीज यही है, जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मेन चीज यही है कि आई थिंक काफी सारे चैलेंजेस आने पड़ते हैं, लेकिन हर एक चैलेंज एक्चुअली सही मायने में आपको कुछ ना कुछ सिखा जाता है। सो अगर आप सच में पैशनेट हैं किसी बारे में, सो डेफिनेटली जस्ट परस्यू इट। मैं अमेज हो गया था जब मुझे पता चला कि यहाँ पर एक ब्लाइंड सर्जन है। I mean, I still don't understand वो कैसे काम करते हैं, लेकिन कोई एंड ही नहीं है। लोग यहाँ पर आर्चरी करते हैं, लोग यहाँ पर तरह तरह की चीजें करते हैं। In fact, one of my friends actually got to fly a plane, not of course as a professional, but at least the experience of it. एडवेंचर स्पोर्ट्स आई थिंक इतना इम्पोर्टेंट है, मुझे अब समझ में आ रहा है। जैसे मैं भी रिसेंटली एक हाइक के लिए गया था, और ये चीजें हम लोग चीजों में काफी ज्यादा इंक्लूसिवली पार्टिसिपेट करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो जो एक माइंडसेट है कि कुछ नहीं कर सकते, वो निकालने की बहुत जरूरत है। अभी रिसेंटली इन द नियर फ्यूचर मैं स्काई डाइविंग के लिए जा रहा हूँ। सो लाइक इट्स इम्पोर्टेंट दैट इन चीजों में पार्टिसिपेट करें, बी एज इंक्लूसिव। ऑफ कोर्स प्रोफेशनल डेवलपमेंट तो है, बट वो आई थिंक हो रहा है, बट ये चीजें भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। अच्छा, दो चीजें जानना चाहूंगा। एक तो एटीट्यूड की आपने बात की, वहां पर एटीट्यूड बहुत डिफरेंस है, वो थोड़ा सा बताएं कैसे, और रोल ऑफ मीडिया टुवर्ड्स डिसेबिलिटी कैसे? या सो आई थिंक एटीट्यूड डिफरेंस ऐसा है दैट वहां पर जैसे अगर मैं बोलता हूँ that I'm blind, it doesn't disqualify me from anything, या फिर इंसान के दिमाग में एक ऑटोमेटिक जैसे एक नेगेटिव थोड़ा सा यहाँ पर आ जाता है, नेगेटिविटी आ जाती है। नेगेटिविटी से ज्यादा अनसर्टेनिटी आ जाती है इंडिया में कि ये कर पाएगा या नहीं, वो जो क्वेश्चन मार्क आ जाता है, वो बहुत प्रॉब्लमेटिक है। तो वो लकीली मैंने अमेरिका में ऑब्जर्व उतना नहीं किया है। हाँ, लेकिन एक बात और है, अमेरिका में भी पूरी दुनिया से लोग हैं, तो ऐसा नहीं है कि सब लोग बहुत अंडरस्टैंडिंग हैं। फॉर द मोस्ट पार्ट तो यहाँ पर कल्चर ऐसा है कि लोग आपको ऑन मेरिट जज करेंगे, आपकी जो स्किल्स हैं उन पर जज करेंगे, और really not on like sympathy or charity, which I personally deeply dislike. And that also brings me back to reservation, which is a really controversial topic, and I don't even know if I should talk about it, but I need to say this, that it's important that शुरू से ही empower ऐसा किया जाए ताकि हमें वो special provisions की जरूरत भी ना पड़े। Like you basically है? बिल्कुल नहीं। नहीं। Media? It's really important. Oh yeah, media. I think for the most part, जितना मैंने देखा है, पॉजिटिव आउटलुक है डिसेबिलिटी की ओर। ऑफ कोर्स काफी सारी हॉलीवुड मूवीज भी ऐसी हैं जो कई बार थोड़ा सा गलत तरह से दिखाती हैं। इनफैक्ट मेरा पूरा रिसर्च पेपर था कि डिसेबिलिटी और सिनेमा के ऊपर ये कैसे दिखाया जा रहा है और ये सब के बारे में। बट इन जनरल आई फील लाइक अमेरिका में भी दिक्कतें हैं, इंडिया की तरह ही है एक्चुअली इन सम सेंस आई वुड से। बॉलीवुड में भी अब काफी तारे जमीन पर, और जो उसकी ऋतिक रोशन की नई मूवी आ रही है, क्या नाम है, काबिल, आई थिंक। आई मीन ऐसी प्रोग्रेसिव मूवीज भी आ रही हैं इंडिया में भी, बॉलीवुड में। तो things look good, and I think they're pretty much improving. Things improving. Yeah, absolutely improving. Yeah. जी कार्तिक, बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए और डिटेल्ड अपने बारे में बात करने के लिए, और उम्मीद है कि आप इसी तरह कंट्रीब्यूट करते रहेंगे और समय समय पर रेडियो उड़ान पर भी अपीयर होते रहेंगे ताकि लिसनर्स ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट उठा सकें। Thank you so much. सो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये थे मिस्टर कार्तिक सोने जो हमारे साथ बात कर रहे थे यूएसए से, जिन्होंने अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में बताया। और मैं पर्सनली आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये बिलियन जो नेक्स्ट बिलियन प्रोजेक्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा इसका बेनिफिट उठाएं ताकि आप स्किलफुल हो सकें और आप रिलाय ना कर सकें सिर्फ गवर्नमेंट जॉब्स के, जबकि आप इंडिपेंडेंट हो सके और हर सेक्टर में आप काम कर सकें।
तो फिर मिलूंगा अगले संडे आपके साथ किसी और पर्सनैलिटी के साथ। तब तक सुनते रहिए रेडियो उड़ान।